डिस्टिंग्विश बिटवीन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। तो इन्वेस्टिगेशन तो समझ गए, कोई एफआईआर दर्ज होगा तो पुलिस उस एफआईआर से जुड़े जो भी अपराध की सूचना पुलिस को मिली है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहाँ जाएगा? क्राइम स्पॉट पे जाएगा, क्राइम सीन पे, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन में वो देखेगा कि भाई इस अपराध को करने वाला कौन था, वहां पे कोई वेपन वगैरह मिला है या नहीं मिला है, कितने लोग मौजूद थे, कौन कौन स्टेटमेंट दिया है, कौन कौन विटनेस है, वहां पे पंचनामा वगैरह बनाएगा। तो कुल मिला के इन्वेस्टिगेशन का मेन पर्पज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है। कौन कर रहा है यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन? पुलिस कर रही है। तो हमेशा याद रखना, इन्वेस्टिगेशन कर कौन रहा है? पुलिस कर रहा है, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन हमेशा पुलिस करता है, ठीक है। और क्यों कर रहा है? फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, ठीक है। ये दो चीजें समझ में आ गई। अभी देखिए, ये जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ किस चीज के बाद हुआ? एफआईआर दर्ज करने के बाद हुआ ना। तो सबसे पहले क्या हुआ हमारा यहाँ पे? एफआईआर दर्ज हुआ, ठीक है। एफआईआर दर्ज हो गया तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा? पुलिस करेगा। और क्यों करेगा? तो कलेक्शन ऑफ एविडेंस, एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए करेगा। तो ये हो गया आपका इन्वेस्टिगेशन के परिप्रेक्ष्य में। दूसरा क्या है? इंक्वायरी। तो मैंने आप लोगों को बताया था, दो बातें बताई थी मैंने आपको शुरू के लेक्चर में, कि जब पुलिस के पास कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना आती है तो पुलिस एफआईआर दर्ज करता है, राइट। अगर नॉन कॉग्निजेबल की सूचना आएगी तो कोई छोटे मोटे अपराध की सूचना पुलिस को मिलती है तो वो एफआईआर तो दर्ज नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि छोटा मोटा अपराध जो होता है वो नॉन कॉग्निजेबल होता है, ठीक है। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस लिखता है एनसीआर, ठीक है। पुलिस लिखता है एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट बोला जाता है इसको। तो जब पुलिस एनसीआर लिखता है तो पुलिस को एनसीआर लिखते समय पावर नहीं मिलता है कि वो इन्वेस्टिगेट करे, ठीक है। पावर पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का कहां से मिलता है? एफआईआर से, जहां पे कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो। जहां पे नॉन कॉग्निजेबल की सूचना पुलिस को मिलती है तो पुलिस सिंपल एनसीआर लिख के और मजिस्ट्रेट को भेज देता है, ठीक है। अब यहाँ पे मजिस्ट्रेट का काम है कि भाई इस मैटर को देखें, ठीक है, इसका इंक्वायरी करें। अगर उनको लगेगा कि ये मैटर, इसमें इन्वेस्टिगेशन होना जरूरी है तो फिर ये किसको ट्रांसफर कर देंगे? पुलिस को। पुलिस को बोलेंगे भाई इसमें इन्वेस्टिगेशन करो और मुझे रिपोर्ट भेज दो, ठीक है। मजिस्ट्रेट के पास इंक्वायरी का पावर होता है, इन्वेस्टिगेशन का पावर पुलिस के पास, इंक्वायरी का पावर मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट 3 कंडीशन में इंक्वायरी कर सकता है और करा भी सकता है। कंडीशन कौन कौन सा है तो देख लीजिए। सबसे पहला, एनसीआर के केस में, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के केस में जब पुलिस के पास आएगा तो वो तो खुद से नहीं करेगा ना, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है। तो पावर नहीं है तो ये भेज देगा मजिस्ट्रेट के पास। तो मजिस्ट्रेट जो है उसको अपने लेवल पर इंक्वायरी करेगा। अगर उनको लगेगा कि ये जो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट है ये जेन्युइन है, इसमें इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, तो कोर्ट जो है इंक्वायरी करके उसको सेंड कर देगा किसके पास? पुलिस के पास। अब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट देता रहे। दूसरा कब कर सकता है? तो आप लोगों को मैंने बताया था कि जब आपका हर बार जो है आप जाओगे ना पुलिस स्टेशन में तो जरूरी नहीं है कि पुलिस आपके कंप्लेन के आधार पर एफआईआर दर्ज कर दे, भले आपके नजर में हो वो कॉग्निजेबल ऑफेंस, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि सर हमें कैसे पता हो कि ये अपराध कॉग्निजेबल है, नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है, नॉन बेलेबल है, राइट। तो आपको इस बात की जानकारी के लिए बीएनएसएस का शेड्यूल 1 खोलना पड़ेगा, ठीक है। जब बीएनएसएस का शेड्यूल 1 खोलोगे, शेड्यूल 1 कहाँ रहता है? तो बीएनएसएस जहां खत्म होता है उसका लास्ट सेक्शन, उसके अगले पेज पे शेड्यूल 1 रहता है, ठीक है। उसमें हर एक अपराध का नेचर बताया गया है। चोरी है तो ये क्या है? बेलेबल है तो बेलेबल में लिखा होगा, नॉन बेलेबल है तो नॉन बेलेबल में लिखा होगा, कंपाउंडेबल है तो कंपाउंडेबल में लिखा होगा, कौन से कोर्ट उसको देख सकता है वो भी लिखा रहता है। तो पूरा डिटेल किसी भी अपराध से जुड़ा अगर आपको चाहिए तो बीएनएसएस के लास्ट पेज पर जाना, वहां पे शेड्यूल 1 है, वहां से शुरू हो जाता है आपका अपराध और उसके नेचर। बेलेबल है तो बेलेबल, नॉन बेलेबल है तो नॉन, हर किसी का श्रेणी बनाया हुआ है, उसमें आपको अच्छे से बताया हुआ है। मैंने एक लेक्चर में आप लोगों को ग्रुप में भेजा भी था कि देखो कैसे होता है शेड्यूल 1, ठीक है। तो अपन उसको बैक में नहीं जाएंगे, नहीं तो फिर आगे का कवर नहीं हो पाता,
ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने बोला था कि हर बार पुलिस जो है एफआईआर दर्ज नहीं करता, ठीक है। क्यों नहीं करता इसका भी रीजन बताया था मैंने कि हर एफआईआर का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा एफआईआर का नंबर कैसे रहता है, 52/2025, 420/2025। मतलब जिस समय पर ये एफआईआर हुआ था वो एफआईआर का नंबर होता है और किस साल में हुआ था वो भी उसमें लिखा होता है। तो जब मान के चलिए किसी भी पुलिस स्टेशन में एक महीने बहुत सारा एफआईआर हो, तो ये किसका फेलियर है? पुलिस का फेलियर है। फेलियर है तभी तो अपराध बढ़ रहे हैं। अगर पुलिस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे, गश्त करते रहे, पेट्रोलिंग करते रहे, ठीक है, अपराधियों में डर हो तो अपराध होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो अपराध अगर ज्यादा हो रहे हैं, एफआईआर ज्यादा लिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर है। और ये बात पुलिस को भी पता होता है कि अगर हमारे एरिया में ज्यादा एफआईआर दर्ज होगा तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर सवाल उठेगा, ठीक है। तो इस सवाल से बचने के लिए हर बार जो है पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करना चाहता। पुलिस चाहता है कि भाई पहले देख ले ये मैटर है भी या नहीं एफआईआर दर्ज करने के लिए, तब सोचता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि लॉ में प्रोविजन है। अब बोलो कि लॉ में प्रोविजन क्या है सर? तो लॉ में प्रोविजन ये है कि अगर पुलिस ने आपका एफआईआर दर्ज नहीं किया किसी कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिलने पर भी, ठीक है, तो लॉ ये बोलता है कि आप उसके ऊपर के पुलिस वाले के पास जाओ। कौन है उसके ऊपर? एसीपी, डीसीपी, ठीक है। या किसी मतलब यूपी बिहार में उधर एसीपी डीसीपी नहीं होते, उधर एसपी डीएसपी होते हैं ऊपर के रैंक के, ठीक है। तो आप वहां पे जाके कंप्लेन कर दो। अगर वो कंप्लेन आपका लेने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो हमारा बीएनएसएस ये बोलता है कि पुलिस ने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, एसीपी डीसीपी ने नहीं लिखा, कोई बात नहीं, आप सीधा मजिस्ट्रेट के पास जाओ, ठीक है। जब सीआरपीसी था तो उसमें सेक्शन 156(3) था, ठीक है। 156(3) का बहुत फेमस ये मतलब सेक्शन है। अगर किसी ने नहीं लिखा 156(3) में मजिस्ट्रेट के पास चले जाओ, ठीक है। अभी का सेक्शन कुछ अलग है, मुझे याद नहीं है, लेकिन 156(3) शुरू से चलता आ रहा है तो मुझे वो याद है, ठीक है। तो 156(3) में आप सीधे कहाँ पे जा सकते हो? मजिस्ट्रेट के पास। अब मजिस्ट्रेट जो आपके कंप्लेन लेंगे तो वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे, ठीक है, कि आपका कंप्लेन में एफआईआर दर्ज होने लायक है या नहीं है। अगर उनको लगता है कि नहीं कंप्लेंट जेन्युइन है तो फिर वो पुलिस को ऑर्डर दे देंगे कि भाई इसमें एफआईआर दर्ज करो, फिर हमें रिपोर्ट सबमिट करो। तो ये हो गया दूसरा सीन। पहला क्या था? नॉन कॉग्निजेबल का रिपोर्ट आया, मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। दूसरा क्या था? पुलिस ने नहीं लिखा, आपने सीधा मजिस्ट्रेट के पास गए, तो वहां पे भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। और तीसरा है प्राइवेट कंप्लेन। आपको कहीं नहीं जाना, ठीक है। आप पुलिस में जाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, लिखेगा नहीं लिखेगा, आप सीधा एक प्राइवेट कंप्लेन मजिस्ट्रेट के कोर्ट में फाइल कर दो कि ऐसा ऐसा केस है हमारा और हम सीधा आपसे वो चाहते हैं, रिलीफ चाहते हैं। तो प्राइवेट कंप्लेन पहले के सेक्शन में सेक्शन 200 में हुआ करता था, ठीक है। उसमें आप जाओगे ना तो वहां पे सेक्शन आपको याद नहीं रखना है, इसीलिए मैं ज्यादा जोर भी नहीं दे रहा। सेक्शन आप याद रखोगे गुमराह हो जाओगे, आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। 3 महीने के लेक्चर में, 3 महीने के आपके सेमेस्टर में आपसे सेक्शन की डिमांड करे ये सही नहीं है, ठीक है। और पूछेगा भी नहीं क्योंकि उनको मालूम है जो 20-20 साल से वकालत करते हैं ना, उनको भी सेक्शन याद नहीं रहता। 531 सेक्शन है, कहाँ से याद रखोगे आप, ठीक है। तो आप लोगों को सेक्शन बिल्कुल नहीं लिखना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ आपसे टॉपिक पूछा जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है ना डिस्टिंक्शन बिटवीन इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, कहीं पे बोला है क्या सेक्शन बताओ? नहीं बोला है और बोलेगा भी नहीं आपसे। आपको सिर्फ ये बताना है कि इन्वेस्टिगेशन होता क्या है, इंक्वायरी होता क्या है और ट्रायल होता क्या है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया आपको इंक्वायरी का, इंक्वायरी कौन कर सकता है? मजिस्ट्रेट कर सकता है। कब कब कर सकता है? तो एक तब कर सकता है जब एनसीआर उनके पास आए, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट आए। दूसरा तब कर सकता है जब उनके पास 156(3) में, जब मतलब कोई पुलिस वाले ने एफआईआर दर्ज नहीं किया, उसके ऊपर के पुलिस ऑफिसर ने भी आपका एफआईआर नहीं लिया, तब आप मजिस्ट्रेट के पास जाओगे, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट भी आपका जो है कंप्लेंट लेके इंक्वायरी करेगा। अगर लगेगा कि एफआईआर दर्ज करने लायक है तो पुलिस को फिर ऑर्डर देगा कि एफआईआर दर्ज करो। तो वहां पे भी मजिस्ट्रेट क्या करेगा? इंक्वायरी करेगा।
और तीसरा क्या था, प्राइवेट कंप्लेंट। जब आप खुद का कोई केस लेके सीधा कोर्ट में फाइल करते हो तब भी उसको जो है मजिस्ट्रेट अपने लेवल पर इंक्वायरी करता है, और करने के बाद अगर उनको लगता है कि कंप्लेंट जो है जेन्युइन है तो फिर वो आगे की प्रोसीडिंग कराता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंक्वायरी के अंदर कवर होता है। ठीक है, तीसरा है आपका टॉपिक ट्रायल। ट्रायल क्या होता है? ट्रायल मैंने आप लोगों को बताया था, जब पुलिस कोई भी इन्वेस्टिगेशन करती है किसी भी एफआईआर के आधार पर तो वो अपना फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करती है। ठीक है, फाइनल रिपोर्ट को बोला जाता है चार्जशीट। कोर्ट में जब चार्जशीट फाइल होता है, ठीक है, कोर्ट में जब चार्जशीट फाइल होता है तो ट्रायल शुरू हो जाता है। ठीक है, ट्रायल क्यों होता है? तो किसी भी अपराध में कोई भी बंदा जिसके खिलाफ आरोप लगे हैं वो सही है या गलत है, ठीक है, फॉर डिटरमाइन गिल्ट और इनोसेंस। ठीक है, तो इसके लिए जो प्रोसीडिंग चलाई जाती है उसको बोला जाता है ट्रायल। ठीक है, अब किसी एक एग्जांपल के साथ बताता हूं आपको, इजीली समझ में आएगा। देखिए, राजू नाम का बंदा था, इसने चोरी करा, चोरी किया मतलब बड़ा 1 करोड़ का किया। ठीक है, अब ये 1 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो ये हो जाता है आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, अब कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ तो इसका एफआईआर होगा। एफआईआर होगा तो पुलिस जो है जहां पे चोरी वगैरह हुआ था, ठीक है, वहां पे जाएगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो है पुलिस जो है चार्जशीट फाइल करेगा कोर्ट में। ठीक है, चार्जशीट का हमेशा याद रखना, ऐसा कोई अपराध जिसमें 10 साल से कम का सजा है तो पुलिस को 60 दिन मिलता है अपना फाइनल रिपोर्ट सबमिट करने के लिए। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का। अगर कोई 10 साल से ऊपर का अपराध है, ठीक है, तो उसमें पुलिस को मिलता है 90 दिन। 10 साल से कम वाले मामले में 60 दिन, 10 साल से ऊपर वाले मामले में 90 दिन। अब 90 दिनों के भीतर या 60 दिनों के भीतर पुलिस अपना रिपोर्ट नहीं सबमिट करती है, ठीक है, और सामने वाला जो अक्यूज्ड है वो जेल में है, तो ये एक ग्राउंड हो सकता है उसको बेल मिलने का। ठीक है, ये बेल जो कहलाएगा वो डिफॉल्ट बेल कहलाएगा। मैंने आप लोगों को बताया था बेल के बारे में भी। बेल 4 टाइप का होता है, रेगुलर बेल होता है, एंटीसिपेटरी बेल होता है, डिफॉल्ट बेल होता है, और चौथा कौन सा होता है? इंटरिम बेल। ठीक है, तो यहाँ जो मिलेगा बंदा को वो मिलेगा डिफॉल्ट बेल। ठीक है, तो अब यहाँ जो पुलिस ने चार्जशीट फाइल किया, मान के चलिए 10 साल से ऊपर का अपराध था, तो पुलिस ने विद इन 90 दिन 90 डेज चार्जशीट फाइल कर दिया। एक और चीज यहाँ पे याद रखना, ठीक है, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए लेकिन याद रखना जरूरी है। अगर ये जो सामने वाला अक्यूज्ड है, अगर वो शुरू में ही बेल लगा के बेल ले लिया था, बेल एप्लीकेशन लगा के बेल उसने ले लिया था कोर्ट से, तो फिर ये 60 दिन और 90 दिन वाला जो प्रोविजन था ना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करने का, वो लिमिटेड नहीं रहेगा। ठीक है, फिर पुलिस जब चाहे तब फाइल कर सकता है। ये 60 दिन और 90 दिन का क्राइटेरिया इसलिए दिया है ताकि अक्यूज्ड सफर ना हो। ठीक है, क्योंकि अक्यूज्ड जेल में है और जेल में रहेगा और पुलिस अपने हिसाब से फिर चार्जशीट फाइल करेगा तो अक्यूज्ड का ट्रायल डिले हो जाएगा ना, फिर जस्टिस नहीं मिलेगा। तो इसीलिए पुलिस अपनी ड्यूटी सही से निभाए, इसीलिए ये 60 दिन और 90 दिन का क्राइटेरिया है। ठीक है, अगर अक्यूज्ड बेल पे है बाहर तो फिर पुलिस के पास कोई भी वो नहीं है लिमिटेशन कि वो 60 दिन में ही करे फाइल या 90 दिन में, फिर पुलिस जब चाहे तब करे। ठीक है, तो पुलिस मान के चलिए बेल मिल गया था उसको और पुलिस ने 4 महीने बाद बेल ये चार्जशीट फाइल कर दिया। ठीक है, जब चार्जशीट फाइल होता है कोर्ट में तो कोर्ट के पास एक किसी भी अपराध का पूरा डेटा मिल जाता है। चार्जशीट में क्या होता है आपको पता है? चार्जशीट में होता है एफआईआर कब दर्ज हुआ, एफआईआर किसने दर्ज कराया, इन्वेस्टिगेशन कब शुरू हुआ, पुलिस क्राइम सीन पे कब गया, पुलिस को क्या क्या क्राइम सीन पे मिला, एविडेंस क्या था, वेपन था तो वेपन मिला क्या, कितने विटनेस वहां पे थे, किस किस विटनेस ने स्टेटमेंट दिए, सभी के स्टेटमेंट रहेंगे। अगर किसी को मेडिकल कराया गया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान तो उसका फॉरेंसिक रिपोर्ट भी चाहिए, मेडिकल रिपोर्ट भी चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें उसमें चार्जशीट में रहता है। तो इसके आधार पर कोर्ट को लग जाता है कि मामला कौन सा है, किसके खिलाफ है और कौन कौन से एविडेंस इसके अंदर। ठीक है, तो जब चार्जशीट पुलिस फाइल करता है तो ट्रायल शुरू हो जाता है। अब ट्रायल में क्या होगा? जिस बंदे के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुआ है तो कोर्ट यही डिसाइड करेगा ना कि ये बंदा
सही में गिल्टी है, अपराधी है, या ये बंदा इनोसेंट है, इसको फंसाया गया है। ठीक है, तो हम इसी को जानने के लिए प्रोसीडिंग चला रहे हैं ना। तो एनी जुडिशियल प्रोसेस, ठीक है, विच डिटरमाइंस द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द अक्यूज्ड, ठीक है, वो होता है ट्रायल। ट्रायल का जो कंक्लूजन होता है फाइनल, वो क्या होता है, या तो कन्विक्शन होगा या तो अक्विटल होगा। मतलब ट्रायल जब शुरू हो जाता है, सारे एविडेंस कोर्ट में जमा हो जाते हैं, दोनों पार्टी का आर्ग्यूमेंट ले लिया जाता है, तो कोर्ट कंक्लूजन पे आता है जजमेंट देने के लिए। ठीक है, तो इसका जजमेंट का फाइनल क्या होगा, क्रक्स, या तो उस बंदे को कन्विक्ट करेगा कि भाई तुमने अपराध तो किए हैं, तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मिले हैं, तो तुमको हम दोषी मानते हैं, दोषी मान के उसको सजा दे दिया जाएगा। अगर उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिलेंगे तो कोर्ट क्या बोलेगा, जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। ठीक है, कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर देगा। तो ये चीजें हैं। तो यही होता है इन्वेस्टिगेशन। क्या होता है, पुलिस करता है। क्यों करता है, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए करता है। कब करता है, जब उनके पास एफआईआर दर्ज होता है। ठीक है, ये इंक्वायरी क्या होता है, इंक्वायरी मजिस्ट्रेट के द्वारा किया गया एक प्रोसीजर है। इसमें भी हम क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं कि ये जो कंप्लेन है, चाहे वो एनसीआर का कंप्लेन हो, चाहे वो 156(3) का हो जिसमें पुलिस ने एफआईआर नहीं लिया, या कोई प्राइवेट कंप्लेन हो, ठीक है, उसमें वो कंप्लेन कितना जेन्युइन है, सही है या गलत है, उसमें सही में आरोप बनते हैं या नहीं बनते हैं, ठीक है, उसको प्रोसीड करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड है या नहीं है, इसके लिए क्या किया जाता है, इंक्वायरी किया जाता है। ठीक है, इंक्वायरी करने के लिए क्या जरूरी है, तो या तो एनसीआर जरूरी है, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, या तो प्राइवेट कंप्लेंट जरूरी है, या 156(3) में जो हम एफआईआर पुलिस नहीं दर्ज करता तो हम कोर्ट को अप्रोच करते हैं, वो होना चाहिए। ठीक है, और ट्रायल क्या है, तो ट्रायल एक जुडिशियल प्रोसेस है जहां पे हम अक्यूज्ड के गिल्टी और इनोसेंट होने का जो है प्रमाण ढूंढते हैं कि ये सही में गिल्टी है या इनोसेंट है। उसका फाइनल कंक्लूजन क्या होता है, तो फाइनल कंक्लूजन होता है कि वो कन्विक्ट होगा या अक्विट होगा, या तो बाइज्जत बरी होगा या कोर्ट उसको सजा देगा। ठीक है, कौन कंडक्ट करता है, ये करता है आपका मैजिस्ट्रेट। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8वां सवाल है, राइट द पावर्स ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट एंड फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी अंडर बीएनएसएस। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे दोनों चीजों को डिफाइन करेंगे अच्छे से, पावर ऑफ पुलिस टू इन्वेस्टिगेट और फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले देखिए, मैंने क्या बताया था आपको कि जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, ठीक है, कॉग्निजेबल का मतलब होता है हीनियस ऑफेंस। ठीक है, हीनियस ऑफेंस का हीनियस ऑफेंस आपको पता होगा कि वो अगेंस्ट सोसाइटी होता है। एग्जाम्पल फॉर रेप हो गया, मर्डर हो गया, एसिड अटैक हो गया, रॉबरी हो गया, डकैती हो गया। ठीक है, ये जो बड़े बड़े अपराध हैं ये सोसाइटी के अगेंस्ट होता है। ठीक है, तो सोसाइटी के अगेंस्ट होता है तो सारा सोसाइटी इससे इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये अपराध जो होते हैं जनरली माने जाते हैं कि ये हीनियस है। ठीक है, तो हीनियस ऑफेंस जब होता है तो इसकी सूचना हम पुलिस को देते हैं। ठीक है, पुलिस को जब हीनियस ऑफेंस की सूचना मिलती है तो वो क्या करते हैं, उस इंफॉर्मेशन को दर्ज करते हैं जिसको कहा जाता है एफआईआर। ठीक है, मैंने आप लोगों को शुरू के लेक्चर में बताया था कि एफआईआर भी 4 टाइप का होता है। एक होता है रेगुलर एफआईआर, ठीक है, दूसरा होता है जीरो एफआईआर, तीसरा होता है आपका क्रॉस एफआईआर, ठीक है, क्रॉस या काउंटर एफआईआर, और चौथा होता है मल्टीपल एफआईआर। ठीक है, मल्टीपल एफआईआर। रेगुलर एफआईआर मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना मिली है पुलिस को और वो एफआईआर दर्ज कर दी, तो ये हो गया रेगुलर एफआईआर। ठीक है, जीरो एफआईआर का मतलब होता है बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन, आपके साथ अपराध कहीं पर भी हुआ हो, आप उसकी रिपोर्ट किसी भी पुलिस स्टेशन में लिखा सकते हैं, कोई जुरिस्डिक्शन का बाउंड्री नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं रहता हूं मलाड में, मेरे साथ अपराध हो गया चर्च गेट में, ठीक है, अब मैं घर पे आ गया तो यहाँ पे एफआईआर दर्ज नहीं करा सकता। अपराध कहीं पर भी हो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे साथ चर्च गेट में चोरी हो गया, मेरा एक बैग था वो खो गया, उसमें 2 करोड़ रुपए थे, मैं वहां पे, मुझे पुलिस स्टेशन नहीं मिला, मैं अपने घर आया मलाड में, वहां पे मेरे घर के बाजू में पुलिस स्टेशन है, मैंने यहाँ पे अपने
साथ ये हुए हादसे का जो है रिपोर्ट लिखा दिया, एफआईआर लिखा दिया, तो ये पुलिस वाला क्या बोलेगा कि नहीं यहाँ पे चोरी नहीं हुआ है तो यहाँ पे मत लिखो, या नहीं लिखूंगा? नहीं, जीरो एफआईआर सीधा सीधा बोलता है कि किसी भी पुलिस स्टेशन में किसी भी अपराध की सूचना दी जा सकती है। अब वो उस पुलिस वाले की ड्यूटी है कि वो उस मामले को कंसर्निंग थाने में सेंड करे, ठीक है? ये आपकी ड्यूटी नहीं होगी। आप जैसे किसी महिला के साथ कोई अपराध हुआ, अब वो कहाँ जाएगी पुलिस स्टेशन ढूंढने? वो शांति से अपने घर आए, घर के बाजू में जो भी पुलिस स्टेशन रहेगा वहां पे एफआईआर दर्ज करा दे। अब वो पुलिस वाले की ड्यूटी है कि उसके साथ जहां पे भी अपराध हुआ है उस कंसर्निंग थाने को वो एफआईआर सबमिट कर दे। अब वो अपना देखता रहेगा, ठीक है? तो ये होता है जीरो एफआईआर। तीसरा है काउंटर एफआईआर या क्रॉस एफआईआर। ये होता है जैसे मान के चलिए एक बंदे ने किसी के ऊपर एफआईआर किया, अब वो बंदा भी इसके ऊपर एफआईआर कर दिया, तो जब एक दूसरे के ऊपर ही आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो इसको बोला जाता है क्रॉस या काउंटर एफआईआर। चौथा होता है मल्टीपल एफआईआर। मल्टीपल एफआईआर का मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंसान के ऊपर हर स्टेट में या बहुत सारे पुलिस स्टेशन में जब एफआईआर दर्ज हो जाता है तो उसको बोला जाता है मल्टीपल एफआईआर। जैसे आप लोगों ने देखा होगा समय रैना के खिलाफ हो गया था मल्टीपल एफआईआर बहुत सारे जगह पे, नूपुर शर्मा के खिलाफ हो गया था बहुत सारे जगह पे एफआईआर। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है? हमेशा याद रखना जब इंटर स्टेट एफआईआर होता है, जब किसी बंदे के ऊपर हर स्टेट में एफआईआर हो जाता है तो उसको एक जगह पे क्लब करके लाने के लिए पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास। वो किसी पर्टिकुलर स्टेट में लाके उसको रख सकता है। किसी स्टेट के अंदर, ठीक है, बहुत सारे पुलिस स्टेशन में एफआईआर हो गया है तो वो बंदा हर पुलिस स्टेशन में तो जा नहीं सकता, तो वो हाई कोर्ट में जाके उस सारे एफआईआर को एक साथ क्लब करके किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में मंगा सकता है, या हाई कोर्ट के पास पावर होता है, ठीक है? तो ये बातें याद रखना। तो ये 4 तरीके का एफआईआर हो गया। तो जब कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, एफआईआर दर्ज होता है, तो पुलिस के पास पावर मिल जाता है इन्वेस्टिगेशन करने का। अब इन्वेस्टिगेशन करने का जो पावर मिलता है तो इसमें बहुत सारे पावर हो जाते हैं, ठीक है? इनडायरेक्टली क्या क्या हो सकता है इनडायरेक्टली पावर? तो सबसे पहले तो ये क्राइम सीन पे जा सकते हैं, ठीक है? जहां भी क्राइम सीन हुआ होगा, क्राइम स्पॉट पे, घटना स्थल बोलते हैं हिंदी में इसको, क्राइम सीन पे जाएंगे, जो भी विटनेस रहेगा उसका स्टेटमेंट ले सकते हैं, कहीं एविडेंस है वो कलेक्ट कर सकते हैं, पता चला एविडेंस लेके कोई भाग गया, ठीक है, तो उसके लिए सर्च वारंट भी इशू करा सकता है वो कोर्ट से, ठीक है, कि भाई मुझे इसके घर की तलाशी लेनी है। तो ये सारा जो पावर है ये सारा पुलिस के पास आ जाता है, ठीक है? अगर कोई बंदा देखा है और उसने जो है पुलिस को कुछ भी बताने से मना कर रहा है जबकि वो प्राइम विटनेस है, पुलिस चाहे तो उसको पकड़ सकता है, ठीक है, शक के आधार पर कि तुम अपराध छिपा रहे हो, इसमें तुम्हारा भी रोल है, पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगा, ठीक है? और जहां पे भी अक्यूज्ड भागा होगा, किसी घर में छिप गया, तो अब उसको अरेस्ट, अब किसी के घर में पुलिस तो ऐसे घुस नहीं सकता, ठीक है? तुरंत वो अरेस्ट वारंट निकालेगा, उसके घर में घुस जाएगा, उठा के लेके आ जाएगा, ठीक है? तो ये सारी चीजें हैं। अगर कोई भी ऐसा रेप हो गया है, ठीक है, तो उसमें फॉरेंसिक एक्सपर्ट को देना पड़ेगा कि भाई इसके साथ देखो डीएनए मिला वगैरह वगैरह, मैच करेगा। तो ये सारा पावर किसके पास है? पुलिस के पास पावर है कि ये सारी चीजें करा सकता है, ठीक है? लास्ट में पुलिस का क्या काम होगा कि वो अपने इन्वेस्टिगेशन का फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट करे, जिसको हम चार्जशीट भी बोलते हैं, ठीक है? चार्जशीट फाइल करने के बाद जो है कोर्ट अपना आगे का ट्रायल शुरू कर देता है। तो ये सारा पुलिस का जो है पावर है, ठीक है, अरेस्ट करने, इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से चार्जशीट फाइल करने तक का। दूसरा क्या था आपका? दूसरा था फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फोरफीचर का मतलब क्या होता है? कुर्की जब्ती। मतलब कोई भी बंदा, मैं आपको बताऊं, जैसे मान के चलिए कोई कंप्लेन फाइल हुआ, अभी मैंने बताया था ना प्राइवेट कंप्लेन, ठीक है, प्राइवेट कंप्लेन फाइल हुआ, ठीक है, प्राइवेट कंप्लेन फाइल होने के बाद कोर्ट क्या पूछता है कंप्लेनेंट से कि आपके साथ क्या हुआ था, ठीक है, आपके साथ क्या हुआ था? तो कोर्ट क्या बोलता है, ये कंप्लेनेंट क्या बोलेगा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ, बोलेगा कौन है अक्यूज, तो ये बोलेगा कि फलाना आदमी है। कोर्ट उस फलाने आदमी को समन भेजेगा, ठीक है? अब वो फलाना आदमी जो अक्यूज है वो नहीं आया, ठीक है, समन भेजा कोर्ट ने, नहीं आया, कोर्ट फिर से समन भेजेगा एक बार, नहीं आया, अब कोर्ट क्या करेगा? बेलेबल वारंट इशू करेगा, ठीक है? बेलेबल वारंट इशू किया, फिर भी वो अक्यूज नहीं आया, अब कोर्ट क्या करेगा? अब कोर्ट करेगा नॉन बेलेबल वारंट इशू, ठीक है? अब पूछोगे सर बेलेबल वारंट में और नॉन बेलेबल वारंट में क्या फर्क होता है? तो बेलेबल वारंट जब कोर्ट इशू करता है
तो उसमें अक्यूज्ड को आना होता है और जो भी बेल का अमाउंट होगा, जैसे 5,000 कोर्ट ने बेलेबल वारंट में इशू किया, ठीक है, तो वो 5,000 उस अक्यूज्ड को देना पड़ेगा, तब उसका जो है बेल मतलब परमिट होगा और फिर वो मैटर में एज इट इज कंटिन्यू करेगा, ठीक है। दूसरा है एनबीडब्ल्यू, मतलब नॉन बेलेबल वारंट। इसका मतलब है कि अक्यूज्ड को पैसा वैसा नहीं भरना पड़ेगा, अक्यूज्ड को सीधा कोर्ट उठाएगा, पुलिस को बोलेगा कि उठा के लाओ और सीधा जेल में डालो, ठीक है। अब वो जेल जाएगा, अब वो बेलेबल ये बेल एप्लीकेशन लगाएगा, बेल लेगा, फिर वो मैटर कंटिन्यू करेगा, तो वो लंबा हो जाएगा। अब मान के चलिए कोर्ट ने समन इशू किया, नहीं आया, बेलेबल वारंट इशू किया, बीडब्ल्यू बोलते हैं उसको शॉर्ट में, नहीं आया, एनबीडब्ल्यू कोर्ट ने इशू किया, नहीं आया, तो अब कोर्ट क्या कर सकता है, प्रोक्लेमेशन कर सकता है, ठीक है। प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है, उसके घर के आसपास जो है एक न्यूज इश्तिहार में या पेपर में लिखवा देगा कि भाई इस बंदे की तलाश है, ठीक है। अब ये बंदा अगर मान के चलिए कोर्ट ने प्रोक्लेमेशन भी इशू कर दिया, ठीक है, उसको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भगौड़ा साबित कर दिया, ठीक है, कोर्ट ने, अगर फिर भी वो बंदा नहीं आता है तो कोर्ट के पास लास्ट ऑप्शन बचता है फॉर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी। उस बंदे का जो भी प्रॉपर्टी रहेगा कोर्ट क्या करेगा, सीज कर लेगा। तो यहाँ जो फोरफिट ऑफ प्रॉपर्टी है, कोर्ट इस मामले में भी फोरफिट कर सकता है प्रोक्लेमेशन के बाद, या कोई मैटर चल रहा है प्रॉपर्टी का, ठीक है, प्रॉपर्टी का कोई मैटर चल रहा है और कोर्ट को ऐसा लगता है या सामने वाला जो पार्टी है उसको ऐसा लगता है कि साहब जब तक इस प्रॉपर्टी का वो मैटर सॉल्व होगा तब तक तो ये प्रॉपर्टी बेच के भाग जाएगा, तो फिर मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो कोर्ट बोलेगा कि भाई उसके प्रॉपर्टी को सीज कर लो, जब तक ऑर्डर मैं पास नहीं करूंगा तब तक वो प्रॉपर्टी बेच ही नहीं सकता, ठीक है। तो पहला कब था, जब का कोर्ट ने इशू किया, नहीं आया, तब फॉरफिट कर लिया। दूसरा कब हो सकता है, जब उस प्रॉपर्टी को बेच के अक्यूज्ड भाग जाएगा, तब वो कोर्ट वो फॉरफिट कर सकता है, ठीक है। और तीसरा कब कर सकता है, तीसरा तब कर सकता है जब किसी अपराधी का कोई ऐसा प्रॉपर्टी हो जो पाया जाता है कि वो चोरी का है, ठीक है। उस मामले में भी अगर कोर्ट को लगता है कि ये चोरी के माल को मतलब कहीं इधर उधर घुमा सकता है, तो उससे पहले उसको सीज करने का कोर्ट ऑर्डर पास कर देता है, तो उस समय पर भी कोर्ट उसके प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। तो ये दो तीन चीजें जो है ना, वो जो है कोर्ट ये दो तीन चीजों को ध्यान में रख के किसी भी बंदे का प्रॉपर्टी सीज करके फोरफिट कर सकता है, ठीक है। फिर बाद में अगर आपको लगता है कि ये जो सीजर है वो गलत है, तो फिर उसके लिए आप कोर्ट में जाओ, एप्लीकेशन दो, फिर आपका प्रॉपर्टी वापस दे दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि आपके प्रॉपर्टी को बेच के कोर्ट खा जाता है, ऐसा भी नहीं है। आपके प्रॉपर्टी को इसलिए जब्त कर लिया जाता है ताकि जो न्यायिक कार्यवाही है, ठीक है, उसमें किसी भी तरीके से अन्याय ना हो, ठीक है। मान के चलिए मेरा कोई प्रॉपर्टी है, उस पे सामने वाला भी क्लेम कर रहा है और मैं भी क्लेम कर रहा हूँ, ठीक है, वो रह रहा है मैं नहीं रह रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा प्रॉपर्टी वो बेच के भाग न जाए, ठीक है, तो मैं कोर्ट में बोल दूंगा कि सर जब तक ये प्रॉपर्टी का ओनरशिप तय नहीं होता है तब तक आप उस प्रॉपर्टी को सीज कर लें, ताकि जो मैटर खत्म हो और बाद में पता चले कि ये मेरा था, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो बेच के भाग गया, प्रॉपर्टी तो रहेगा ना। तो ऐसा तो अन्याय न हो इसके लिए कोर्ट जो है सीजर का ऑर्डर देता है, बाकी कोर्ट का कोई मंशा नहीं होता कि मैं किसी के प्रॉपर्टी को सीज करके फोरफिट कर दूं, समझ रहे हो। तो ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किधर गया, स्टेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड पावर ऑफ चाइल्ड वेलफेयर कमिटी विद रेफरेंस टू जेजे एक्ट, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को जब लेक्चर लिया था, ठीक है, तो मैंने बार बार बताया था कि आपका बीएनएसएस के साथ जो है दो एक्ट और जुड़ा हुआ है, एक है आपका जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, सॉरी, हाँ, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, और एक था प्रोबेशन एक्ट, ठीक है। तो प्रोबेशन एक्ट से एक सवाल आता है जो कि मैंने बता भी दिया था पिछले लेक्चर में, लेक्चर का लिंक आप लोगों को भेज दिया गया है ग्रुप में। यहाँ पे आपका सवाल जो पूछा गया है वो पूछा गया है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बच्चों के बारे में बात करता है, माइनर के बारे में जो बिलो 18 ईयर्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चे दो टाइप के होते हैं, इस एक्ट के हिसाब से ये एक्ट बोलता है कि बच्चे दो टाइप के होंगे। एक कौन सा होगा, जिस बच्चे ने अपराध किए हों, ठीक है,
जिस बच्चे ने अपराध किए हों, तो उसको क्या बोलेंगे लीगल लैंग्वेज में? जुवेनाइल, जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ। ऐसे बच्चे जिसके ऊपर किसी अपराध के करने का आरोप लगा हो, वो बच्चे जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ कहलाएंगे। ठीक है। दूसरा बच्चा वो होगा जो रोड साइड में पाए जाएंगे, अनाथ होंगे, अब्यूज्ड होंगे, ठीक है, या कोई ऐसे बच्चे जिसके माँ बाप नहीं है, सड़क पे वो भीख मांग रहा है। तो कुछ ऐसे बच्चे, ठीक है, जो अबैंडन्ड हो, अनाथ हो, अब्यूज्ड हो, ठीक है, या स्टेशन पे भीख मांगते पाए जाते हो, वैसे बच्चों को कहा गया है जुवेनाइल, जुवेनाइल इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन। ठीक है, ये हो गए दूसरे टाइप के बच्चे। ठीक है, जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चों को डील करने के लिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है। ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है। ये इधर जो बच्चे हैं जो अनाथ हैं, ठीक है, या जिसके माता पिता नहीं हैं, या जो बच्चे सड़क पे पाए गए भीख मांगते, ठीक है, तो ऐसे बच्चे जिसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, रिहेबिलिटेशन की जरूरत है, ठीक है, वैसे बच्चों को चाइल्ड वेलफेयर कमिटी डील करती है। ठीक है, दो हमेशा याद रखना दो चीजें, जुवेनाइल इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ वाले बच्चों को डील करने के लिए या उसको जो है उसके ऊपर निगरानी करने के लिए या उसके मैटर को इन्वेस्टिगेट या इंक्वायरी करने के लिए जेजेबी है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। और इधर जो नीड केयर प्रोटेक्शन वाले बच्चे हैं, जो अनाथ हैं, जो सड़क पे पाए जाते हैं, जो भीख मांगते पाए जाते हैं, जो अब्यूज्ड चाइल्ड हैं, ठीक है, जो वल्नरेबल हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए चाइल्ड वेलफेयर कमिटी जो है वर्क करती है। ठीक है, तो आपका यहाँ जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है कि ये जो चाइल्ड वेलफेयर कमिटी है उसको हम क्यों बनाए हैं, इसका कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हुआ है, ठीक है, और उनके पावर क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे कि वो बनता कैसे है। तो सबसे पहला है ईच डिस्ट्रिक्ट मस्ट हैव एटलीस्ट वन चाइल्ड वेलफेयर कमिटी। ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक CWC होगा, चिल्ड्रन वेलफेयर कमिटी हर डिस्ट्रिक्ट में एक ना एक होगा ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक होगा हर डिस्ट्रिक्ट में, कौन? CWC। ठीक है, अब CWC में मेंबर क्या होंगे, उसके कॉम्पोजिशन क्या होंगे, तो देखिए एक बंदा होगा चेयरपर्सन, वन मेंबर चेयरपर्सन होगा। ठीक है, 4 मेंबर अलग से होंगे। ठीक है, तो टोटल मेंबर कितना हो गया? 5। 5 मेंबर की कमिटी होती है जिसमें एक होगा चेयरपर्सन और 4 होंगे अदर मेंबर। अब वो 4 में कौन कौन से होंगे? तो सबसे पहले एक महिला होनी चाहिए। ठीक है, एक होगा वीमेन। दूसरा कौन होगा? दूसरा होगा चाइल्ड रिलेटेड जो लॉज हैं, ठीक है, उसके एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, उसके एक्सपर्ट होंगे। ठीक है, और 2 अदर मेंबर होंगे, 2 अदर मेंबर। तो एक होगा महिला, ये तो फिक्स है, और एक होगा चाइल्ड लॉ के एक्सपर्ट, ये भी फिक्स है, 2 अदर मेंबर। तो टोटल 5 मेंबर की कमिटी होती है। इनका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो इनका मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए 7 साल का। ठीक है, किस मामले में? तो चाइल्ड वेलफेयर में काम किया होना चाहिए, या चाइल्ड राइट्स के लिए काम किया होना चाहिए, या चाइल्ड के एजुकेशन के लिए उन्होंने लड़ना चाहिए, जो भी है। ठीक है, मतलब बच्चों से रिलेटेड उनके पास 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उनका टेन्योर क्या होता है? इनका टेन्योर होता है 3 साल का। ठीक है, इसके बाद जो है उनको जो है वापिस से क्या बोलते हैं, रीअपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है, मैक्सिमम 3 टर्म, किसी भी मेंबर को 3 बार तक ही उसका मेंबर बनाया जा सकता है, रीअपॉइंट किया जा सकता है, बाद में उनको हटा दिया जाएगा, फिर दूसरे को लाया जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो मेंबर है उसको निकाला कैसे जा सकता है? तो या तो वो बंदा जो है कन्विक्ट हो किसी ऑफेंस में, ठीक है, या गवर्नमेंट ने उसको डिसमिस कर दिया हो, या चाइल्ड अब्यूज में उसको गिल्टी पाया गया हो, ठीक है, या किसी भी चाइल्ड राइट्स का वायलेशन उन्होंने किया होगा, तो उनको जो है निकाल दिया जाएगा। तो ये हो गया कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब पावर क्या है? चिल्ड्रन वेलफेयर कम
हाँ हाँ हाँ, 9 ईयर्स हो गया तो उनको ऐसे भी निकाल दिया जाएगा। अगर बीच में उनके खिलाफ कोई एविडेंस मिल गए कि इन्होंने बच्चे का जो है किसी भी तरीके से राइट वायलेट किया है, तो भी उनको हटाया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा इसी में कि पावर क्या है चिल्ड्रन वेलफेयर कमिटी का। ठीक है, तो पावर है सोल अथॉरिटी टू डिसाइड वेदर अ चाइल्ड इन नीड केयर एंड प्रोटेक्शन, they can summon individual, examine witnesses and demand evidence, can order rehabilitation, foster care, sponsorship and adoption। ठीक है, तो ये कुल मिला के ये बोल रहे हैं कि जो बच्चे नीड एंड केयर प्रोटेक्शन वाले हैं उनसे जुड़े जो भी मामला होंगे ये उनको जो है डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ जो है एविडेंस मिल जाता है कि इसने उस बच्चे के साथ कुछ ऐसा किया है, ठीक है, तो उनको जो है समन किया जा सकता है। जो बच्चे पाए जाते हैं भीख मांगते या कोई भी अनाथ बच्चे, अब्यूज्ड चाइल्ड, ठीक है, तो उनको रिहैब करने का ऑर्डर पास किया जा सकता है। उन बच्चों को कहाँ रखा जाएगा, तो उन बच्चों को रखा जाएगा ऑब्जर्वेशन होम में। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, जो बच्चे होते हैं उनको चिल्ड्रन ये क्या बोलते हैं ऑब्जर्वेशन होम में रखा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पावर, और फंक्शन भी दिया हुआ है। फंक्शन क्या करते हैं, तो कंडक्ट एन इंक्वायरी व्हेन अ चाइल्ड इज प्रोड्यूस्ड बिफोर। ठीक है, अगर कोई बच्चा उनके सामने लाया जाता है तो उनका इंक्वायरी भी किया जा सकता है कि सही में ये बच्चा अनाथ है या सड़क पे पाया गया है। ठीक है, इसके बाद वो जो है उनको ऑर्डर दिया जाएगा कि भाई इसको शेल्टर होम में या फोस्टर होम में रखा जाए। ठीक है, तो उसको रिहैब किया जाएगा। जिस दिन वो बच्चा बड़ा होगा, समाज में रहने योग्य हो जाएगा, तो उनको वापिस से समाज में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें इनके अंदर कवर की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन कैन एन अपील बी फाइल्ड इन अपेलेट कोर्ट, एक्सप्लेन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा, मैंने अभी बताया था आप लोगों को प्रोविजन, पूरा प्रोसीजर। ठीक है, एफआईआर दर्ज होगा, पहले कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। ठीक है, एफआईआर दर्ज होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा, फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में आएगा, कोर्ट ट्रायल शुरू करेगा। ठीक है, ट्रायल शुरू करने के बाद दोनों अक्यूज्ड और विक्टिम का जो है एविडेंस लिया जाएगा। अगर कोई विटनेस है तो उसकी गवाही ली जाएगी, फाइनल आर्ग्यूमेंट होगा। ठीक है, इसके बाद कोर्ट क्या करेगा, जजमेंट पास करेगा। ये नॉर्मल प्रोसीजर है कोर्ट का। ठीक है, अब जजमेंट पास करेगा तो मैंने बताया था यहाँ पे दो चीजें हो सकती है, या तो वो अक्यूज्ड के खिलाफ एविडेंस मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर एविडेंस मिल जाता है तो क्या होगा, कोर्ट उसको दोषी मानेगा। ठीक है, दोषी का मतलब कन्विक्ट करेगा। ठीक है, अगर उसके खिलाफ एविडेंस नहीं मिलता तो कोर्ट उसको क्या कर देगा, अक्विट कर देगा, मतलब बाइज्जत बरी। ठीक है, अब यहां से शुरू होता है प्रोसीजर, असली खेल यहां से शुरू है। क्या होगा, तो मान के चलिए राजू था। ठीक है, अपराधी राजू जो है मर्डर का आरोपी था। ठीक है, अब कोर्ट ने जो है देखा कि नहीं, राजू के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, तो कोर्ट क्या करेगा, राजू को अक्विट कर देगा। अक्विट मतलब बाइज्जत बरी, बाइज्जत बरी। अब यहाँ पे जो विक्टिम पक्ष है, ठीक है, मतलब जिसके परिवार में किसी का मर्डर हुआ था, वो उस ऑर्डर को चैलेंज करेगा ऊपर के कोर्ट में। ठीक है, उस ऑर्डर को जो हम चैलेंज करेंगे इसको कहा जाएगा अपील। ठीक है, किसी भी लोअर कोर्ट के किसी भी डिसीजन को जब हम ऊपर के कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो उसे अपील कहा जाता है। ठीक है, ये होता है। तो अब यहाँ पे जो है यहाँ पे राजू को अक्विट कर दिया है तो विक्टिम पक्ष को नुकसान हुआ। भाई मैं चाह रहा था कि राजू ने मर्डर किया है तो उसको सजा मिले, लेकिन कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया, तो मैं ऊपर के कोर्ट में अपील फाइल किया। ठीक है, अगर यहाँ पे मान के चलिए राजू को कन्विक्ट कर देता कोर्ट, ठीक है, और बोलता कि तुमने मर्डर किया है और तुमको हम 10 साल की सजा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राजू भी जा सकता था अपील में। अपील में कोई भी जा सकता है, लोअर कोर्ट के किसी भी डिसीजन को कोई भी पार्टी चैलेंज कर सकता है ऊपर के कोर्ट में। ठीक है, चाहे वो विक्टिम करे चाहे अक्यूज करे। अगर अक्यूज करता है, जैसे मान के चलिए राजू को कन्विक्ट कर दिया कोर्ट ने और उसको 10 साल का सजा हुआ, तो अब राजू तो सेटिस्फाई नहीं है, उसको लग रहा था कि मैंने नहीं किया है। ठीक है,
तो अब ये जो राजू है वो खुद भी अपील फाइल कर सकता है ऊपर के कोर्ट में। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पे वापिस से बताया था शुरू में कि कोर्ट हमारे भारत में 6 टाइप के हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट नहीं है, ये हमेशा याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, संवैधानिक कोर्ट है, ठीक है। क्रिमिनल कोर्ट अकॉर्डिंग टू भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 6 है, ठीक है। 6 में सबसे पहले कौन है? सबसे ऊपर हाई कोर्ट, सबसे ऊपर हाई कोर्ट, उसके बाद सेशंस कोर्ट, इसके बाद चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, इसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट, इसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कोर्ट, ठीक है। इसके बाद एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट, ठीक है। अब ये हो गया हायरार्की। तो सबसे नीचे कौन है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है। उसके बाद हाँ बोलिए। नहीं 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 नहीं, सुनिए 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 सुनिए, उसमें सेशन कोर्ट हो सकता है लेकिन हाई कोर्ट भी है, ठीक है। हाई कोर्ट हो सकता है, उसमें मैंने नहीं लिखा हो, लेकिन बीएनएसएस के अकॉर्डिंग जो क्रिमिनल कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट को अपेलेट कोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो शायद इसलिए नहीं लिखा गया हो, लेकिन क्रिमिनल कोर्ट में हाई कोर्ट भी आता है। नहीं नहीं, वो आपकी बात सही है, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट को अगर आप मेंशन करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाई कोर्ट भी आ सकता है, ठीक है। हाई कोर्ट को इसीलिए नहीं लिखा गया होगा कि हाई कोर्ट को अपेलेट कोर्ट भी माना जाता है, ठीक है। मतलब स्टेट के अंदर किसी भी कोर्ट ने कोई जजमेंट दिए तो आप उसको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, ठीक है। तो शायद इसलिए नहीं लिखा हो, लेकिन हाई कोर्ट भी क्रिमिनल कोर्ट के अंडर फॉल हो सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट नहीं आएगा क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट होते हैं, ठीक है। तो अब मैं सिर्फ ये हायरार्की इसलिए बता रहा था क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है अपील। तो आप अब यहाँ पे बताता हूं, मैं पहले पावर बता देता हूँ, इसके बाद आपको पता चलेगा कि अपील कैसे होता है, ठीक है। तो मैंने बताया था सबसे ऊपर हाई कोर्ट होता है क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। इनके पास हर तरीके का पनिशमेंट देने का अधिकार है। जब आप बीएनएसएस पढ़ोगे तो उसमें 6 तरीके का पनिशमेंट भी है, ठीक है। पनिशमेंट क्या क्या है? तो सबसे पहला है आपका डेथ पेनल्टी, ठीक है। दूसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, डेथ पेनल्टी का मतलब होता है फांसी की सजा। दूसरा है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, उसका मतलब होता है आजीवन कारावास, मतलब आजीवन जेल। और इसके बाद होता है इम्प्रिजनमेंट, मतलब जेल। जेल 2 तरीके का हो सकता है, एक सिंपल मतलब खाओ पियो मौज करो, और दूसरा होता है रिगरस, मतलब तुमको बिठा के नहीं खिलाया जाएगा, काम करवाया जाएगा, ठीक है। तो हो गया, पहला हो गया डेथ पेनल्टी, दूसरा लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तीसरा इम्प्रिजनमेंट, चौथा है आपका फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, ठीक है। पांचवा है आपका फाइन, और छठा है कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस पहले नहीं था, पहले 5 ही तरीके का पनिशमेंट था। अभी जो हमारा नया कानून आया है उसमें कम्युनिटी सर्विस को ऐड कर दिया गया, ठीक है। तो ये हो गया 6 तरीके का पनिशमेंट। तो हाई कोर्ट के पास ये 6 तरीके के पनिशमेंट देने के अधिकार हैं, ठीक है। सेशन कोर्ट के पास ये 6 तरीके के पनिशमेंट देने का अधिकार है। बस डेथ पेनल्टी अगर उनको देना होगा तो वो हाई कोर्ट से कंफर्मेशन लेंगे, ठीक है। इसके बाद है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, इनके पास जो है 7 साल तक का सजा देने का अधिकार है। फाइन अनलिमिटेड लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद है जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, इनके पास 3 साल तक का जेल भेजने का अधिकार है और 50,000 तक का जुर्माना लगाने का अधिकार है। यह जुर्माना इस वाले में 50,000 किया गया है, पहले जो हमारा सीआरपीसी था उसमें 10,000 तक ही था, ठीक है। इसके बाद है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, इनके पास 1 साल तक का जेल का भेजने का ये है पावर, और 10,000 तक का फाइन लगाने का अधिकार है। इसके बाद है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, इसको कार्यकारी दंडाधिकारी बोलते हैं। इनके पास किसी भी तरीके का पनिशमेंट देने का अधिकार नहीं है, ये लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा किसी भी केस में, एक्सेप्शनल केस में ये फाइन लगा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एग्जीक्यूटिव। अब आपको मैं बताऊं, जैसे मान के चलिए यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास ने कोई ऑर्डर पास किया, ठीक है। उस ऑर्डर से आप सेटिस्फाई नहीं हो तो उससे ऊपर का कोर्ट कौन सा हो गया? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है।
तो इनके पास उस कोर्ट का ऑर्डर को हम अपील में लेके चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है, अगर इनका कोई ऑर्डर पास हुआ है और इससे आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सीजेएम के पास उसको चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, सीजेएम के पास अगर कोई केस है और उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आप सेशन में उसको चैलेंज कर सकते हो, अपील में जा सकते हो। ठीक है, सेशन ने कोई ऑर्डर दिया, उससे आप सेटिस्फाई नहीं हो, हाई कोर्ट में जा सकते हो अपील में। तो किसी भी लोअर कोर्ट का कोई भी जजमेंट उससे ऊपर के कोर्ट में अपील में जाया जा सकता है। ठीक है, देखो लिखा भी है यहाँ पे, इफ कन्विक्टेड बाय मजिस्ट्रेट अपील कैन बी सेशन कोर्ट। अगर कन्विक्ट कर दिया सेशन कोर्ट ने तो अपील आप हाई कोर्ट में कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है मतलब लोअर कोर्ट के डिसीजन को अपर कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। Explain the factors which are considered to decide whether bail is to be granted or rejected। किस परिस्थिति में क्या क्या फैक्टर होने चाहिए जिसको कोर्ट कंसीडर करता है और बेल देना है या नहीं देना है, देना मतलब ग्रांट करना है या नहीं देना मतलब रिजेक्ट करना है, किस सूरत में करते हैं, तो यही आपसे पूछा जाए। तो सबसे पहला होता है क्राइम, जो ऑफेंस हुआ है उसका नेचर और ग्रेविटी। ठीक है, नेचर एंड ग्रेविटी, ये सही बात है, 100% करेक्ट है, क्योंकि किसी भी ऑफेंस में ना बेल देने से पहले कोर्ट यही देखता है कि नेचर जो है, सब ये जो ऑफेंस हुआ है वो सीरियस ऑफेंस है या हल्का फुल्का है। ठीक है, वो बेलेबल नेचर में है या नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल है या नॉन कॉग्निजेबल है। ठीक है, जैसे मर्डर हो गया, रेप है, टेररिज्म है, किडनैपिंग है, ठीक है, डेकॉइटी है, ये सारे ऑफेंस जो होते हैं वो सीरियस ऑफेंसेज हैं। तो ऐसे मामले में 99% जो केस जो कोर्ट होता है लोअर कोर्ट, वो आपको बेल नहीं देता। ठीक है, आपको अपर कोर्ट दे देगा अगर कोई कुछ उनको। देखो मैं यहाँ पे एक और चीज बता दूं, लोअर कोर्ट जो होता है ना, वो मामले का जो सीरियसनेस है सबसे पहले वो देखता है। ठीक है, कि मामला बहुत सीरियस है, बेल नहीं देना है। हायर कोर्ट जो होता है वो क्या देखते हैं पता है, वो देखते हैं आर्टिकल 21। ठीक है, लाइफ एंड लिबर्टी, किसी का लाइफ और उसकी आजादी कर्टेल ना हो किसी भी ऑफेंस के ये अब मतलब आरोप में। ठीक है, किसी बंदे को मर्डर के आरोप में लाया गया, ठीक है, तो कोर्ट ये मान के चलता है कि देखो अभी आरोप, सिर्फ आरोप लगे हैं, आरोप साबित कब होगा, आरोप साबित होगा चार्जशीट फाइल होने के बाद, दोनों पक्ष अपने अपने विटनेस रखेंगे, एविडेंस रखेंगे, तब साबित होगा ना। अभी तो सिर्फ आरोप लगे हैं, आरोप के आधार पर इन्वेस्टिगेशन होगा, तो उसके जो आजादी है, उसका जो लाइफ और लिबर्टी है, उसको हम कर्टेल क्यों करें उसको जेल में डाल के। जब चार्जशीट फाइल होगा तब देखा जाएगा, आएगा विटनेस, आएगा एविडेंस, लगेगा कि सही में अपराध हुआ है तो जेल भेज देंगे, सजा दे देंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल उसको जेल में क्यों रखें। तो ऊपर का कोर्ट लाइफ और लिबर्टी देखता है, लेकिन लोअर कोर्ट जो देखता है वो ये देखता है कि भाई हम छोटे कोर्ट हैं, हम रिहा कर देंगे, ऊपर का कोर्ट हमें जो है सुनाएगा, तो हम ऐसा क्यों करें, हम नहीं बेल देंगे, तो वो बेल रिजेक्ट कर देते हैं। तो 99.99% केस में लोअर कोर्ट जो है हीनियस ऑफेंस में बेल रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, क्यों कर देता है, क्योंकि जो ऑफेंस का नेचर है या ग्रेविटी है वो सीरियस है, जैसे मर्डर है, रेप है, टेररिज्म है, किडनैपिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, इसके बाद जो है पनिशमेंट की सेवेरिटी। ठीक है, उस अपराध में जिस पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए उस बंदे को के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है, वो जो ऑफेंस है उसका पनिशमेंट कितना है, क्या उस अपराध में डेथ पेनल्टी है, क्या उस अपराध में आजीवन कारावास है, ठीक है, क्या उस अपराध में 20 साल तक का जेल है, क्या उस अपराध में 10 साल से नीचे का नहीं दिया जा सकता, बराबर। तो अगर इस तरीके का अपराध है जिसमें जो पनिशमेंट है वो डेथ पेनल्टी है या आजीवन कारावास है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो ऐसे मामले में भी कोर्ट जो है बेल देने से पहले सोचता है, ठीक है, कि इसको बेल देना सही है या गलत है। तीसरा क्या देखता है, एविडेंस। ठीक है, अभी तक जो प्राइमा फेसी कोर्ट के पास एविडेंस दिए गए हैं, क्या उस एविडेंस के आधार पर इस अक्यूज्ड को बेल देना सही रहेगा। ठीक है, अगर लगता है कोर्ट को कि अभी तक जो एविडेंस दिए गए हैं वो सफिशिएंट नहीं है,
ठीक है, इस बंदे को कन्विक्ट करने के लिए, तो इसको बेल देना सही रहेगा। तो कोर्ट बेल दे देगा। अगर सफिशिएंट है, ठीक है, तो बेल नहीं देगा, ये हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया तीसरा। फोर्थ क्या है? एब्सकॉन्डिंग। अगर कोर्ट बेल दिया, ठीक है, मतलब जमानत दे दिया, उसको जेल से छोड़ दिया, तो क्या वो भाग नहीं जाएगा? भाग भी सकता है ना, तड़ीपार हो जाएगा, विदेश चला जाएगा। अब कोर्ट का यही काम रह गया क्या, किसी को लंदन से पकड़ के लेके आए? नहीं आ सकता ना, मतलब पॉसिबल नहीं होता है। एक कोर्ट मुंबई का एक कोर्ट है, वो तो जम्मू कश्मीर से अक्यूज को नहीं पकड़ पाया है अभी तक। ठीक है, साल भर हो गए उस मामले को, समन भेजा, ये भेजा, क्या बोलते हैं, बीडब्ल्यू भेजा, एनबीडब्ल्यू इशू कर दिया, अभी तक अक्यूज नहीं आया, साल भर हो गए। जब अपने स्टेट का नहीं, अपने कंट्री के अंदर का अक्यूज नहीं पकड़ा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है विदेश भाग जाएगा कोई तो पकड़ में आएगा? नहीं आएगा ना। तो यही देखता है कोर्ट कि ये फ्ली तो नहीं हो जाएगा, भाग तो नहीं जाएगा, एब्सकॉन्ड तो नहीं हो जाएगा, तो ये भी देख करके बेल दिया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद पांचवा क्या ग्राउंड है? रिस्क ऑफ टेम्परिंग विद एविडेंस और इन्फ्लुएंसिंग विटनेस। अगर हम उसको बेल देते हैं, ठीक है, तो क्या पता जो एविडेंस है उसको वो छेड़छाड़ करे उसके साथ, या अगर बेल दे देते हैं तो जो गवाह है उसको वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, उसको डराए धमकाए कि तू गवाही मत देना, देगा तो मैं तुमको मार दूंगा। इस तरीके का अगर कोई इंसिडेंस होने का खतरा है, ठीक है, रिस्क है, तो कोर्ट जो है उसको बेल नहीं देगा। बेल उसी के ऊपर भी, मतलब उसको भी ध्यान में रखते हुए कोर्ट जो है डिसाइड कर सकता है। सिक्स्थ है पास्ट क्रिमिनल रिकॉर्ड। अगर कोई भी बंदा हैबिचुअल है, ठीक है, हैबिचुअल का मतलब पीछे भी उसके जो पास्ट रिकॉर्ड हैं उसमें भी उसके खिलाफ बहुत सारे अपराध चिन्हित किए गए हैं, ठीक है, तो कोर्ट ये भी आधार बना सकता है कि इसको बेल देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सातवां क्या ग्राउंड हो सकता है? उस बंदे का एज, हेल्थ और कंडीशन, मेंटल कंडीशन। ठीक है, अब कोई बंदा है जो 19 साल का है, उसने अपराध किया, तो कोर्ट क्या सोचेगा? अगर इसको जेल भेज देंगे तो इसका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो कोर्ट एक बार मन बना सकता है कि इसका जो यंग एज है, इसका पूरा करियर अभी बचा हुआ है, ठीक है, तो इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर जो है हम बेल दे दें। दूसरा क्या है? हेल्थ। अगर वो बंदा फिजिकली इल है, बीमार है, ठीक है, तो उसको कोर्ट जेल में रख के कोई मतलब नहीं है, तो उसको क्या करेंगे? कोर्ट बेल देने का मन बना सकता है। कोई बंदा है जो मेंटली इलनेस है, ठीक है, अनसाउंड माइंड है, तो कोर्ट उसको जेल में नहीं रख सकता, उसको बेल दे देता है कि ठीक है जाने दो, बाहर रहने दो। ठीक है, इसके बाद और क्या ग्राउंड हो सकता है जिसको कोर्ट कंसीडर करता है बेल देते समय? इसके बाद होता है इन्वेस्टिगेशन में डिले। मैंने क्या बताया था? जब कोई भी पुलिस 60 दिन या 90 दिन में चार्जशीट फाइल नहीं करता है तो अक्यूज को बेल मिल जाता है ना, डिफॉल्ट बेल जिसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? इन्वेस्टिगेशन में उसने डिले किया है। अगर कोई कोर्ट किसी बंदे का ट्रायल कंडक्ट नहीं कर पाया है और 2-4 साल हो गए हैं, ठीक है, और बंदा जेल में है, तो ये भी एक ग्राउंड होता है कि भाई ट्रायल में देरी के कारण उस बंदे के साथ नाइंसाफी हो रहा है, तो कोर्ट उसको बेल दे सकता है। एग्जामिन द मेजर चेंजेस इन द बीएनएसएस 2023 एज कंपेयर्ड टू सीआरपीसी। ठीक है, बीएनएसएस में क्या क्या चेंजेस हुए हैं मुकाबले सीआरपीसी के? तो सीआरपीसी में ऐसा क्या नहीं था जो हमने बीएनएसएस में ऐड किया? आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा सीआरपीसी था वो थोड़ा लेंदी था और उसका जो लैंग्वेज था वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, हमारा बीएनएसएस जो है वो सिंप्लीफाइड वे में है, मॉडर्न वे में है और सिटीजन्स फ्रेंडली है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। इसके बाद की चेंजेस क्या है? इजियर कॉम्प्रिहेंशन एंड वाइडर एक्सेसिबिलिटी। इसमें जो आपने पहले देखा होगा, मैं एक बीएनएस का एग्जांपल देता हूं। जब आप आईपीसी पढ़ते होंगे तो एक अपराध, जैसे एक एग्जांपल देता हूं, 304 बी था, ठीक है, वो था डाउरी डेथ का। किसके साथ होता है डाउरी डेथ? महिला के साथ होता है। ठीक है, एक था उसी के अंदर आपका ये क्रुअल्टी बाय हस्बैंड, किसके साथ होता है? महिला के साथ। सेक्शन कौन सा है? 498। एक देखो 304 बी है महिला के लिए, एक देखो 498 है किसके लिए? महिला के लिए। तो अभी वाला जो आया है उसमें महिला से जुड़ा जो भी अपराध होगा सब एक साथ होगा, अभी इधर उधर सेक्शन नहीं होगा। तो यही बीएनएसएस के अंदर भी है। यहाँ पे जो है अरेस्ट करना है
तो अरेस्ट के सारे प्रोविजन एक साथ हैं। पहले क्या था, अरे अगर बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट करना है तो इस सेक्शन में करो, नॉन बेलेबल में करना है तो इस सेक्शन में करो, मतलब इधर उधर था। अभी वाले में सब कुछ इजियर कर दिया है। आपको अरेस्ट चैप्टर खोलोगे ना तो सारा प्रोविजन एक साथ, बेल प्रोविजन खोलोगे तो पूरा प्रोविजन एक साथ। तो अभी वाले में क्या कर दिया है, लोगों के लिए सहूलियत है कि हमें बेल देखना है तो एक साथ देख लो, ठीक है ऐसा। दूसरा क्या है, टर्मिनोलॉजी, टर्म्स लाइक कंप्लेनेंट, इन्वेस्टिगेशन, सीआरपीसी में जो था कंप्लेनेंट था, इन्वेस्टिगेशन था, इस तरीके का जो टर्म यूज किया गया था। अभी वाले में क्या कर दिया गया है, एकदम क्लियर टर्म दे दिया गया है। अगर कोई विक्टिम है तो विक्टिम कौन होगी पूरा डिफाइन कर दिया गया है, कंप्लेनेंट कौन होगा पूरा डिफाइन कर दिया गया है, ठीक है। मतलब लैंग्वेज इस तरीके का लैंग्वेज यूज किया गया है कि आप पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा, विद क्लैरिटी लिखा गया है, ठीक है। पहले वाले में इस तरीके से लिखा जाता था कि समझ में ही नहीं आता था कि ये बोलना क्या चाह रहा है, ठीक है। पहले वाले सीआरपीसी में कोई स्ट्रिक्ट टाइमलाइन नहीं था, ये मेन है। अभी वाले में फिक्स टाइमलाइन कर दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन के लिए भी, फाइलिंग रिपोर्ट के लिए भी, ठीक है। अभी इसमें मेन चेंजेस क्या हो गया, तो प्रिवेंट अननेसेसरी डिले एंड पुलिस इन एक्शन, ठीक है। पहले क्या होता था, इन्वेस्टिगेशन पुलिस जब मन तब करता था, रिपोर्ट जब मन तब फाइल करता था, ठीक है। अभी क्या कर दिया गया है, पुलिस को फिक्स पीरियड में इन्वेस्टिगेशन करना है, फिक्स पीरियड में चार्जशीट फाइल करना है, ठीक है। ये सारी चीजें अब फिक्स कर दी गई है। अगर फिक्स नहीं हुआ, मतलब उस टाइम फ्रेम में नहीं किया गया, तो फिर वो पुलिस वाले पे एक्शन होगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे अननेसेसरी डिले रुकेगा। पुलिस जब मर्जी तब करेगा तो फिर डिले हो जाएगा ना किसी भी प्रोसीडिंग में, ठीक है। इसके बाद है सीआरपीसी में क्या था, लिमिटेड प्रोविजन फॉर डिजिटल एविडेंस। सीआरपीसी में डिजिटल एविडेंस के लिए कोई खास प्रोविजन नहीं था, बहुत लिमिटेड था। दो चार ऐसे प्रोविजन थे जहां पे बोला गया था कि यहाँ पे डिजिटल एविडेंस चलेगा। अभी वाले बीएनएसएस में 99.99% में बोल दिया गया है कि अगर कोई डिजिटल एविडेंस है तो वो चलेगा, कोई साइंटिफिक एविडेंस है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चेंजेस क्या हुए, रिकॉग्नाइज्ड मॉडर्न क्राइम ट्रेंड्स एंड टेक एविडेंस, ठीक है। पहले के अभी जो होगा कोई भी एविडेंस, जब कोई अपराध होगा तो अभी कहा गया है कि कोई भी पुलिस वाला जो होगा वो वीडियोग्राफी करेगा, फोटोग्राफी करेगा, पूरा एविडेंस लेगा। अगर किसी विटनेस का स्टेटमेंट ले रहा है तो उसका पूरा वीडियोग्राफी किया जाएगा, बाद में उससे छेड़छाड़ ना हो इसके लिए, ठीक है। जबकि सीआरपीसी में कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन अभी वाले में कर दिया है कि अगर कोई अपराध 7 साल से ऊपर का हुआ है तो उसमें पुलिस को मैंडेटरी है कि वो पूरे प्रोसीडिंग का, जो इन्वेस्टिगेशन करने का, क्राइम सीन पे जाने का, एविडेंस कलेक्ट करने का, विटनेस का स्टेटमेंट लेने का, सबका वीडियोग्राफी करना है, ठीक है। हालांकि ये प्रोविजन पहले नहीं था। इसमें राइट ऑफ अक्यूज्ड, फंडामेंटल राइट रिकॉग्नाइज्ड बट स्कैटर्ड, ठीक है। जबकि बीएनएसएस में क्या है, एक्सप्लिसिट प्रोसीजरल सेफगार्ड, मैंडेटरी रीजन फॉर अरेस्ट क्लियरली डिफाइंड, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि पहले वाला जो था फंडामेंटल राइट तो था, लेकिन उसके साथ बहुत मतलब नाइंसाफी होता था, वो प्रोटेक्ट नहीं हो पाता था, ठीक है। लेकिन अभी वाले में एक्सप्लिसिटली कर दिया गया है कि अगर अरेस्ट करना है तो आपको सबसे पहले पूरे वर्दी में जाना है, नेम टैग लगाना है, अरेस्ट का रीजन बताना है, अरेस्ट मेमो बनाना है, किसके सामने अरेस्ट कर रहे हो उसका गवाही लगेगा, वहां पे अक्यूज्ड का सिग्नेचर लगेगा, उसको किसी वकील की जरूरत है तो वकील बुला के दो, सब कुछ। मतलब अभी जो फंडामेंटल राइट अक्यूज्ड के हैं वो पूरे फुलफिल होने चाहिए। अगर आपने नहीं किए तो उसको बेल मिल जाएगा सीधा। अगर कोई भी प्रोसीजरल मतलब वो किया ना, मिसकंडक्ट पुलिस ने, तो अक्यूज्ड और कोर्ट ने बोल दिया। अभी आप जाओगे ना, किसी ने अगर वो किया हो, क्या बोलते हैं इसको, इंटर्नशिप, तो अगर कोर्ट में जाएंगे तो किसी अक्यूज्ड को जब कोर्ट में लाया जाता है तो सबसे पहले जज ये पूछता है कि आपके साथ मारपीट तो नहीं हुआ ना, पुलिस के खिलाफ आपका कोई शिकायत है क्या, उसने आपके साथ ज्यादती किया है या आपका कोई फंडामेंटल राइट वायलेट किया है, पूछते हैं जज। क्यों पूछते हैं, यही प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए कि भाई उसके फंडामेंटल राइट वायलेट ना हुए हो अरेस्ट करने के दरमियान, ठीक है। तो अभी जो बीएनएसएस है उसमें चेंजेस क्या हुए, प्रोटेक्शन जो है अक्यूज्ड के राइट को इनहांस कर दिया गया, ठीक है। इनहांस्ड प्रोटेक्शन ऑफ अक्यूज्ड
राइट। नेक्स्ट है आपका ब्रॉड, ये सीआरपीसी जो था, पुलिस का पावर उसमें ब्रॉड था, ठीक है, और समटाइम वेग भी था, जबकि बीएनएसएस जो है इसमें क्लियरली डिफाइन कर दिया गया है उनके पावर को भी और उनकी अकाउंटेबिलिटी को भी, ठीक है, कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आपके ऊपर इस तरीके का बिल फटेगा, ठीक है। अभी चेंजेस क्या हुए इसमें फिर? लिमिट अब्यूज ऑफ पावर इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी। पुलिस के जो अब्यूज करते थे पावर को, उसको लिमिट कर दिया गया है और ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज कर दिया गया। ट्रांसपेरेंसी कैसे? तो अगर कोई भी अक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है तो वहां पे विटनेस का सिग्नेचर होगा। अगर कोई भी पुलिस वाला किसी को लेके आता है, ठीक है, तो उससे जो है डिटेल में पूछेगा कि भाई आपके साथ क्या हुआ था, एफआईआर हुआ है, आपको अरेस्ट करने आए हैं, अगर बेलेबल है तो बेलेबल बताएगा, ठीक है, वीडियोग्राफी करेगा उसके स्टेटमेंट का। तो इससे क्या होगा? ट्रांसपेरेंसी आएगा ना।